गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आपको जानकारी मिल चुकी है कि कैसे हमको थियरी को पढ़ते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोचना है और कैसे नोट्स का समरी नोट्स बनाना है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस को। यह एमसीक्यू क्वेश्चंस बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर थर्मल फिजिक्स के लिए यूज़फुल होगा, जो कि डीडीयू की परीक्षा अभी एमसीक्यू बेस्ड पर होनी है। पीजीटी की परीक्षा के लिए, एमएससी इंट्रेंस के लिए आप इस लेक्चर्स को काफ़ी यूज़फुल पाएंगे। तो आप इस लेक्चर में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे ब्लॉग, ये आप देख सकते हैं, मैंने टिक लगा दिया है, onlyphysics.blogspot.com पर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम समय को न गंवाएं और ज़ीरो और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ज़ीरो लॉ का नाम सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए उसका स्टेटमेंट। ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटेड दैट इफ़ टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम then they are both is in thermal equilibrium। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए कहता है डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी का जीरो लॉ से कोई मतलब नहीं है। डील्स विथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी है स्टेट्स दैट इफ़ टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम with a third system they are in thermal equilibrium with each other। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस बिकॉज इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि द बेसिस ऑफ मेजरिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर इज़ गिवन बाय। किस बेसिस पर आपने टेम्परेचर नाम की प्रॉपर्टी को मेज़र किया? तो जाहिर तौर पर ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो नो डाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री है द इक्विवेलेंसी ऑफ टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ रिप्रेजेंटेड बाई। अगर कोई दो सिस्टम है और वो दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप देखेंगे अगर उन दोनों सिस्टम में टेम्परेचर नाम की प्रॉपर्टी सेम है तो आप कहेंगे कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दैट इज करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, नो डाउट ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर इज रेफर्ड फ्रॉम। तो आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नो डाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निशेस द रिलेशनशिप बिटवीन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके किसके बीच में रिलेशन को बनाता है? हीट एंड वर्क, ठीक है, हीट डी क्यू इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू आपको मिल रहा है तो आपको निश्चित तौर पर मालूम होगा एनर्जी, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, हीट, वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आप देख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनेबल टू डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर द सिस्टम विल आर नॉट अंडरगो अ चेंज, डज नॉट इनेबल टू डिटरमाइन चेंज इन एंट्रोपी, प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी से मैं कहूँ तो ऑप्शन डी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, दैट इज़ रिलेशन बिल्कुल प्रोवाइड करता है। डज नॉट इनेबल टू डिटरमाइन चेंज इन एंट्रोपी, बिल्कुल सही है, एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है उसको कहीं से भी वो नहीं बताता है। डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर द सिस्टम विल आर नॉट अंडरगो अ चेंज, अगर कोई सिस्टम किसी चेंज में जा रहा है, एक
पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहा है, तो इस तरह की बात भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली सेज दैट if we can give a small amount of heat to a system, then this heat is mainly used in two parts. First, to increase the internal energy of the system, and rest amount of heat is used in doing external work. तो आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन ऊपर के ए बी सी डी सही हैं, तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबव। Next, question number 9 says that according to first law of thermodynamics, first law of thermodynamics के according क्या है? Mass and energy are mutually convertible. Second है ऑप्शन बी, Carnot engine is most efficient. ऑप्शन सी, heat and work are mutually convertible. बिल्कुल सही है, हीट और वर्क का आपस में कन्वर्जन होता है, ये बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, क्योंकि कर्नट इंजन से रिलेटेड कोई बात फर्स्ट लॉ में नहीं है, मास की बात फर्स्ट लॉ करता नहीं है, तो बात एकदम क्लियर है। फ्लो ऑफ हीट की भी बात नहीं करता है, तो ऑप्शन ई भी सही नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट अ गैस रिजल्ट्स इन। अगर किसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी जाए तो क्या होगा? तो आपको अच्छे से मालूम है, दिस इज़ आइसोबेरिक प्रोसेस अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो। और कांस्टेंट प्रेशर तो जैसा आपको मालूम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, और डी डब्ल्यू में आप देख सकते हो डी डब्ल्यू होता है पी डी वी। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो कोई भी अंतर नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस को हीट की सप्लाई दी जा रही है तो वह दी गई हीट की सप्लाई इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में और वर्क दोनों में खर्च होगी। इंटरनल एनर्जी विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब रेज इन टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें कहीं से भी कोई आपके दिमाग में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आप देखते हो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड। तो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, but you can know that internal energy will be the function of temperature. इंटरनल एनर्जी फंक्शन का टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ज़ीरो। इट मीन्स दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम इज यूज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। इट मीन्स दैट ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन। तो आप देख सकते हैं, हिंट मैंने आपके लिए लिख रखा है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए कह रहा है कि यहाँ से आप पढ़िए एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू। तो ये जो कह रहा है कि Q माइनस डब्ल्यू की बात कर रहा है, तो फर्स्ट लॉ कहता है Q माइनस डब्ल्यू दैट इज U। तो इंटरनल एनर्जी दैट इज ऑप्शन डी। ओके, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग। तो आप जानते हैं नो हीट एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग, that is dq is equal to 0, means process is adiabatic, that is correct। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अगर कोई आइडियल गैस है तो उसकी इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? ओनली टेम्परेचर। ओके, दैट इज
क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस डिपेंड्स ऑन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आइडियल गैस था, परफेक्ट गैस था। क्वेश्चन नंबर 16 रियल गैस है। तो रियल गैस की अगर आप बात करेंगे तो रियल गैस में टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंडेंसी होती है। इसका अगर आपको प्रमाण चाहिए तो प्रमाण आपको मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ आपको डी यू का जब एक्सप्रेशन आता है तो एक एक्सप्रेशन आपको मिलता है डी यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर है, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। ये देख रहे हैं ना, डी टी चेंज इन टेम्परेचर आ गया, और प्लस आप पाते हैं करली ब्रैकेट में आपको लिखा होता है टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी करली ब्रैकेट बंद इंटू डी वी। ओके, तो इस तरह से देखिए चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम। तो इस तरह से आप पाते हैं कि जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा ये एक्सप्रेशन, तो आप पाएंगे कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस जो होगी वह डिपेंड करेगी किस पर, तो वो निर्भर करेगी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो आपको मालूम है इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन स्टेट। इंटरनल एनर्जी विल बी द फंक्शन ऑफ स्टेट। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रहे हैं, तो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। तो बहुत सीधी सी बात है। तो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो नो डाउट पाथ से कोई लेना देना नहीं, इंटरनल एनर्जी। इस तरह की सोच को कहते हैं निगेटिव अप्रोच। क्वेश्चन के अपोजिट डायरेक्शन में हमने सोचा, क्योंकि हमको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 says that which thermodynamic process cannot be plotted accurately on thermodynamic coordinates। कौन सा प्रोसेस होता है जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स पर एग्जैक्टली प्लाट नहीं किया जा सकता है, सही ढंग से प्लाट नहीं किया जा सकता। रिवर्सिबल प्रोसेस ये बिल्कुल प्लाट किया जा सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ये नहीं प्लाट किया जा सकता, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी में आप जानते हैं हीट लॉस्ट ड्यू टू conduction, radiation and friction, so we cannot exactly plot this irreversible process। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द लॉ ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ गैस इज गिवन बाय पी वी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ n इज इक्वल टू 1 देन चेंज इज नेम्ड एज। अगर पी वी टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे n की वैल्यू 1 ले ली जाए तो ये कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको मालूम है पी n की वैल्यू अगर 1 ले लिए तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, और पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है वो कहता है कि फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन ideal gas the equation is T v to the power gamma minus 1 is equal to constant, T v to the power gamma is equal to constant, V p to the power gamma is equal to constant, P v to the power gamma minus 1 is equal to constant। तो आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस का इक्वेशन याद होना चाहिए। प्रोसेस और वॉल्यूम के टर्म में पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम आज मोस्ट पॉपुलर और बहुत ही छांट के मैं आपके सामने ये MCQs को लाया था, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटियों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे। वहाँ ये सब क्वेश्चंस मेनी टाइम्स पूछे गए हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस मेनी टाइम्स पूछे गए हैं। तो आपने देखा कि अगर आपको समरी नोट्स याद रहा होगा तो आप सभी क्वेश्चंस पर अपने आप को ईजी महसूस किए होंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि ये पूरा का पूरा जो MCQs है ये हमारे ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। निश्चित तौर पर यह MCQs आपको एक BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को करंटली DDU की परीक्षा में
काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, आपकी एग्जामिनेशन में आपको बेहतर नंबर मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।